आज का पहला प्रश्न है, प्रयोगवाद की समय सीमा क्या निर्धारित की गई है। आपको बताना है प्रयोगवाद की समय सीमा क्या मानी गई है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी 1943 से लेकर 1953। ठीक है। और नई कविता की समय सीमा क्या मानी गई है, 1954 ईस्वी। ध्यान रखेंगे आप लोग, 1954। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद का जन्मदात्री पत्रिका किसे माना गया है। तार सप्तक पत्रिका को, प्रतीक पत्रिका को, नए पत्ते पत्रिका को या नई कविता को। प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका किस पत्रिका को माना गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए तार सप्तक पत्रिका को। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग, प्रयोगवाद का जन्मदात्री पत्रिका अगर पूछा जाए तो राइट आंसर हमारा तार सप्तक पत्रिका होगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं किस पत्रिका में संग्रहित हैं। आपको बताना है प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं किस पत्रिका में संग्रहित हैं। प्रतीक, तार सप्तक, नए पत्ते या नई कविता। राइट आंसर क्या होगा हमारा। प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं किस पत्रिका में संग्रहित हैं। राइट आंसर हो जाएगा तार सप्तक पत्रिका में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस आलोचक ने किया है। नामवर सिंह, अज्ञेय, नंदुलारे वाजपेयी या निराला। सही जवाब क्या होगा हमारा। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है, नंदुलारे वाजपेयी। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद का प्रवर्तक किस कवि को माना जाता है। ये सभी क्वेश्चन जो है आसान हैं, आप सभी को आंसर पता होगा, लेकिन आसान क्वेश्चन जान के आप लोग किसी भी क्वेश्चन को आप लोग छोड़ा मत करिए। ठीक है ना, रिवीजन आप लोग हमेशा करते रहिए। प्रयोगवाद का प्रवर्तक किस कवि को माना जाता है। राइट आंसर होगा अज्ञेय को। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, थोड़ा और ऊपर करूँ इसको। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य लक्ष्य क्या था। प्रयोगवाद के प्रवर्तकों के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य लक्ष्य क्या था। नए काव्य उपकरणों का प्रयोग, भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता का प्रतिष्ठा, नई राहों का अन्वेषण। डी ऑप्शन है काव्य की पूर्ण परंपरा का निषेध। राइट आंसर क्या होगा इनमें से। प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य लक्ष्य जो है पूछा जा रहा है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे आप लोग। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, नई राहों का अन्वेषण। आगे देखेंगे। प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा था। प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा था। राइट आंसर क्या होगा हमारा। राइट आंसर होगा नंदुलारे वाजपेयी ने। नंदुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद किस काव्यधारा की प्रवृत्ति है। घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद किस काव्यधारा की प्रवृत्ति है। राइट आंसर क्या होगा। प्रयोगवाद। राइट आंसर होगा हमारा प्रयोगवाद। घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद जो काव्यधारा जो प्रवृत्ति है वो प्रयोगवाद की प्रवृत्ति है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, यहाँ पे डैश दिया है, डैश ने प्रयोगवाद का सर्वाधिक प्रभावित किया है। यानी यहाँ पे क्वेश्चन है, किसने प्रयोगवाद को सर्वाधिक प्रभावित किया है। मार्क्सवाद, अस्तित्ववाद, प्रयोगवाद या छायावाद। किसने प्रयोगवाद को सर्वाधिक प्रभावित किया है। राइट आंसर क्या होगा, अस्तित्ववाद। ठीक है ना, राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, अस्तित्ववाद। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे देखते हैं। तार सप्तक का प्रकाशन किस सन में हुआ था। आपको बताना है तार सप्तक का प्रकाशन किस सन में हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा 1943 ईस्वी। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद की पक्षधर पत्रिका कौन सी थी। आपको बताना है प्रयोगवाद की पक्षधर पत्रिका कौन सी थी। सरस्वती, हंस, विशाल भारत या प्रतीक। सही जवाब हमारा क्या होगा। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, प्रतीक पत्रिका, जिसके संपादक
अज्ञेय थे और इसका प्रकाशन वर्ष है 1947। ठीक है, 1947 ईस्वी। और ये पत्रिका जो है इलाहाबाद से निकलती थी। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद कोई वाद नहीं, प्रयोगवाद अपने में इष्ट नहीं है, वह साधन है। यह कथन निम्न में से किस कवि का है? मुक्तिबोध का, नंद दुलारे वाजपेयी का, नामवर सिंह का, अज्ञेय का। आप लोग बताएंगे यह कथन किस कवि का है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अज्ञेय का। आगे देखेंगे, तार सप्तक के कवियों को राहों का अन्वेषी किसने कहा? आपको बताना है तार सप्तक के कवियों को राहों का अन्वेषी किस कवि ने कहा था? मुक्तिबोध ने, निराला ने, जयशंकर प्रसाद या अज्ञेय। राइट आंसर होगा अज्ञेय ने कहा था। और ये किस सप्तक की भूमिका में लिखा गया है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, तार सप्तक की भूमिका में लिखा गया है। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, नकेनवाद किस काव्यधारा के लिए प्रयुक्त हुआ है? छायावादी काव्य, प्रगतिवादी काव्य, प्रयोगवादी काव्य या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है नकेनवाद किस काव्यधारा के लिए प्रयोग किया गया है। राइट आंसर होगा प्रयोगवादी काव्य के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, नकेनवाद नामक साहित्यिक आंदोलन के अग्रणी है। यहाँ पे आपको बताना है नकेनवाद नामक साहित्यिक आंदोलन के अग्रणी कौन कौन से कवि हैं इनमें से? जगदीश गुप्त, नरेश मेहता या अज्ञेय, नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार, नरेश मेहता, नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार, नागार्जुन, नरेश मेहता, केसरी कुमार, निर्मल वर्मा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश मेहता। ठीक है, इन तीनों के प्रथम अक्षर जो है न और इनके केसरी के और न, इन तीनों अक्षर को लेकर जो है नकेनवाद शब्द बना था। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग, नकेनवाद को हम प्रपदवाद भी कहते हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन से कवि नकेनवाद यानी प्रपदवाद से संबंधित नहीं हैं? आपको बताना है इनमें से कौन से ऐसे कवि हैं जो नकेनवाद से जो है उनका संबंध नहीं है। राइट आंसर होगा प्रयाग नारायण त्रिपाठी। प्रयाग नारायण त्रिपाठी हमारा सही जवाब है। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन तार सप्तक के कवि नहीं हैं? आपको बताना है इनमें से कौन से कवि तार सप्तक के नहीं हैं। ठीक है, आप लोगों को पता होगा तार सप्तक में कितने कवि हैं? तो 7 कवि। ठीक है, हर सप्तक में जो कवि 7 कवियों को रखा गया है। टोटल अगर कवि पूछता है तो 28। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और उनमें से महिला अगर पूछता है कि तार सप्तक में कितनी महिलाएं कवयित्री हैं तो 3 हैं। ठीक है ना, इन छोटी छोटी बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा। राइट आंसर हमारा क्या होगा? निम्न में से तार सप्तक के कवि इनमें से कौन नहीं है? राइट आंसर होगा धर्मवीर भारती। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। धर्मवीर भारती जो है तार सप्तक के कवि नहीं है, तो किसके हैं? दूसरे सप्तक की, सॉरी तार सप्तक नहीं, दूसरे सप्तक की। ठीक है, धर्मवीर भारती जो है दूसरे सप्तक के कवि हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन तार सप्तक के कवि नहीं है? सॉरी ये वही क्वेश्चन है, इसको जान देते हैं। ठीक है ना, रिपीट हो गया है क्वेश्चन। आगे देखेंगे। भारत भूषण अग्रवाल किस सप्तक के कवि हैं? आपको बताना है भारत भूषण अग्रवाल किस सप्तक के कवि हैं? भारत भूषण अग्रवाल जो है तार सप्तक के कवि हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन तार सप्तक के कवियों में नहीं आता है? इनमें से कौन से कवि हैं जो तार सप्तक के कवियों में नहीं आते हैं? राइट आंसर होगा शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह हमारा सही जवाब है। शमशेर बहादुर सिंह जो है दूसरे सप्तक के कवि हैं। ठीक है, बाकी तीनों कवि जो है ये
तार सप्तक के कवि हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। इसका जो है आप लोग क्लास देखेंगे, मेरी जो क्लास में कल की क्लास में जो मैंने ट्रिक बहुत अच्छे से बताया है, उस ट्रिक को आप याद कर लेते हैं तो जो तार सप्तक का जो क्वेश्चन आएगा कवियों से रिलेटेड, तो वहाँ पे आपका गलत नहीं होगा। आगे देखेंगे शकुंतला माथुर किस सप्तक की कवयित्री हैं। आपको बताना है शकुंतला माथुर किस सप्तक की कवयित्री हैं। सही जवाब होगा दूसरा सप्तक। ठीक है, शकुंतला माथुर जो है दूसरे सप्तक की कवयित्री हैं। आगे बढ़ेंगे। अब आपको बताना है दूसरे सप्तक के कवि हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन से कवि हैं जो दूसरे सप्तक के हैं। राइट आंसर होगा हमारा सभी। ठीक है, ये सभी कवि जो हैं दूसरे सप्तक के हैं। आगे बढ़ेंगे, 1 मिनट आप लोग होल्ड करेंगे। आगे देखते हैं दूसरे सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है। दूसरे सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है माना गया है। मैंने क्वेश्चन छोड़ा तो नहीं, पानी पीने लगी थी। ठीक है, हाँ जी, आप बताएंगे दूसरे सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या माना गया है। सही जवाब होगा हमारा 1951। ठीक है, दूसरे सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1951। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हरि नारायण व्यास की कविताएं किस सप्तक में संकलित हैं। हरि नारायण व्यास की कविताएं किस सप्तक में संकलित हैं। आप लोग बताएंगे हरि नारायण व्यास किस सप्तक के कवि हैं। आप लोग बताइएगा कमेंट के माध्यम से। हरि नारायण घनश्याम व्यास नाम है इनका पूरा, हरि नारायण घनश्याम व्यास, ये किस सप्तक के कवि हैं और इनकी कविताएं किस सप्तक में संकलित हैं, ये तो क्वेश्चन है। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 24 का। राइट आंसर होगा दूसरा सप्तक। ठीक है, इनकी कविताएं जो हैं दूसरे सप्तक में संकलित हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कीर्ति चौधरी किस सप्तक की कवयित्री हैं। आपको बताना है कीर्ति चौधरी किस सप्तक की कवयित्री हैं। राइट आंसर होगा तीसरा सप्तक। ठीक है, कीर्ति चौधरी जो है तीसरे सप्तक की कवयित्री हैं। अगर आपको नहीं याद होता है जल्दी से तो आप लोग जो है कीर्ति नाम लीजिए। कीर्ति ती ऐसे आ रहा है ना, ई साउंड जो आ रहा है, तो उस कीर्ति से ई और तीसरा बोलने में भी ई साउंड आ रहा है। ठीक है, इससे आप लोग इसको रिलेट कर लीजिएगा। कीर्ति चौधरी जो है तीसरे सप्तक की कवयित्री हैं। आगे देखेंगे तीसरा सप्तक के कवि नहीं हैं। आपको बताना है इनमें से तीसरे सप्तक के कवि नहीं हैं। कौन से कवि जो हैं जो तीसरे सप्तक के नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 26। राइट आंसर होगा अवधेश कुमार। अवधेश कुमार जो है तीसरे सप्तक के कवि नहीं है, ये जो है चौथे सप्तक के कवि हैं। ठीक है, राइट आंसर हमारा तीसरा हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है तीसरा सप्तक के कवि इनमें से कौन नहीं है। तीसरा सप्तक के कवि इनमें से कौन नहीं है। अगर इस तरह के क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेते हैं तो आप लोग यकीन मानिए यहाँ से कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। जबकि बहुत कन्फ्यूजन है इसमें, जो 28 कवि हैं टोटल मिला करके, इनको याद करना इतना आसान नहीं है और क्वेश्चन पूछा भी जाता है इसी तरीके से। ठीक है ना, तो आप लोग जो है क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। चलिए राइट आंसर आप लोग बताएंगे तीसरा सप्तक का कवि इनमें से कौन नहीं है। नहीं पूछा जा रहा ना, वही तो मैं तब से देख रही हूँ। तीसरे सप्तक के कवि इनमें से कौन हैं। उपयुक्त सभी हैं। ठीक है ना, राइट आंसर होगा
डी हमारा उपयुक्त सभी, ये सभी कवि जो है तीसरे सप्तक के हैं। मैं नहीं पढ़ रही हूँ तो उसके हिसाब से मैं कंफ्यूज हो गई, मैंने कहा ये तो सारे कवि तीसरे सप्तक के ही हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तार सप्तक के कवियों ने इस काव्यधारा की कविताओं के लिए प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग न करके किस शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे आप लोग। तार सप्तक के कवियों ने इस काव्यधारा की कविताओं के लिए प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग न करके किस शब्द का प्रयोग किया था। प्रयोगवादी, प्रकृतिवादी, प्रयोगकर्ता या प्रयोगशील। सही जवाब क्या होगा आप लोग बताएंगे। राइट आंसर होगा हमारा प्रयोगशील। ठीक है, प्रयोगशील शब्द का प्रयोग किया था। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस वाद को प्रगतिवाद की प्रतिक्रिया भी कहा जाता है। आपको बताना है किस वाद को प्रगतिवाद की प्रतिक्रिया का भी कहा जाता है। राइट आंसर होगा हमारा प्रयोगवाद को। प्रयोगवाद को प्रगतिवाद की प्रतिक्रिया भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, तार सप्तक मूलतः किसके दिमाग की उपज मानी जाती है। आपको बताना है तार सप्तक किसके दिमाग की मूलतः उपज मानी जाती है। मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, अज्ञेय या नेमिचंद्र जैन। सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा। आपको बताना है तार सप्तक मूलतः किसके दिमाग की उपज मानी जाती है या है। हमारा राइट आंसर होगा प्रभाकर माचवे। ठीक है, प्रभाकर माचवे हमारा सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है। आपको बताना है तीसरे सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी 1959। ध्यान रखेंगे आप लोग। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1943। दूसरे सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1951। तीसरे सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1959। चौथे सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1979। ठीक है, आपको पहले वाले में 8 प्लस करना है, दूसरे में भी 8 प्लस करना है, तीसरे में भी आपको 8 प्लस कर, चौथे में आके आपको 20 प्लस करना है। ठीक है, ऐसे आप लोग ध्यान रखिएगा, कभी गलत नहीं होगा। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, चौथा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है। जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया पहले, राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी 1979। आगे देखते हैं। सुमन राजे किस सप्तक की कवयित्री हैं। आपको बताना है सुमन राजे किस सप्तक की कवयित्री हैं। चौथे सप्तक की। राइट आंसर होगा हमारा चौथा सप्तक। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, दूसरा सप्तक की कवयित्री शकुंतला माथुर किस प्रयोगवादी कवि की पत्नी है। तो आपसे पूछा जा रहा है दूसरे सप्तक की कवयित्री हैं शकुंतला माथुर, किस प्रयोगवादी कवि की ये पत्नी हैं। सही आंसर होगा हमारा गिरिजा कुमार माथुर। गिरिजा कुमार माथुर की पत्नी हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, चौथा सप्तक के कवि नहीं हैं। इनमें से कौन से कवि हैं जो चौथा सप्तक के नहीं हैं। आपको बताना है चौथे सप्तक के कवि नहीं हैं। राइट आंसर होगा हमारा केदारनाथ सिंह। केदारनाथ सिंह जो है तो चौथे सप्तक के कवि नहीं हैं, ये तीसरे सप्तक के कवि हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। केदारनाथ सिंह जो है तीसरे सप्तक के कवि हैं। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, अज्ञेय का जन्म वर्ष क्या है। अज्ञेय का जन्म कब हुआ था। 1911 में। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, अज्ञेय को अज्ञेय नाम किसने दिया। अज्ञेय को अज्ञेय नाम किसने दिया। हमारा सही जवाब होगा जैनेन्द्र कुमार। आपको कहीं कहीं पे देखना, आपको कहीं कहीं पे मिलेगा प्रेमचंद। ठीक है, जैनेन्द्र को अज्ञेय को अज्ञेय नाम किसने दिया, कहीं पे आपको देखने को मिलेगा कि प्रेमचंद्र नाम वहाँ पे जो दिया गया है वो गलत है। ठीक है, क्योंकि जैनेन्द्र कुमार जो हैं अज्ञेय की राजनीतिक जो रचनाएं थी वो छापने के लिए जो है
उसको प्रकाशित करने के लिए प्रेमचंद के पास लेकर आए थे। तो उन्होंने जो कहा कि ये किस नाम से छपेगा, नाम क्या होगा, तो जैनेन्द्र ने ही वहाँ पे बोला था अज्ञेय, मतलब कवि का नाम नहीं बताया उन्होंने, अज्ञेय बताया था। कवि जो है अज्ञेय है, तो वो जो है प्रेमचंद्र ने जो इसका प्रकाशन किया तो वहाँ पे जो है अज्ञेय नाम इन्होंने दिया। लेकिन अगर पूछा जाता है कि अज्ञेय को अज्ञेय नाम किसने दिया, तो हमारा सही जवाब होगा जैनेन्द्र ने दिया। आप लोग जो है डिटेल में इसको पढ़िएगा, वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे, अज्ञेय का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? अज्ञेय का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? राइट आंसर होगा हमारा भग्नदूत। प्रथम काव्य संग्रह पूछा जाए तो भग्नदूत, और अंतिम पूछा जाए तो ऐसा कोई घर आपने देखा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रकाशन वर्ष है भग्नदूत का 1933। भग्नदूत का जो है प्रकाशन वर्ष एक बार मैं लिख देती हूँ, 1933 ईस्वी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। किस कवि को कठिन गद्य का प्रेत कहा जाता है? किस कवि को कठिन गद्य का प्रेत कहा जाता है? सही जवाब है हमारा ऑप्शन बी, अज्ञेय को। अज्ञेय को कठिन गद्य का प्रेत कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, अज्ञेय ने किस रचना में बुलबुल, श्यामा, फुदकी, दहंगल, कौवा जैसे विषयों को लेकर कवि ने अपनी अनुभूति का परिचय दिया है? राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऐसी कौन सी रचना है जिसमें अज्ञेय ने बुलबुल, श्यामा, फुदकी, दंगल, कौवा और विषयों को लेकर कवि ने अपनी अनुभूति का परिचय दिया है? सही जवाब है हमारा हरी घास पर क्षण भर। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, अज्ञेय को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? अज्ञेय को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? आंगन के पार द्वार। सही जवाब है हमारा आंगन के पार द्वार जो रचना है, इस पे अज्ञेय को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और किस वर्ष मिला था? 1964 ईस्वी में। आगे देखेंगे, कितनी नाव में कितनी बार रचना के लिए अज्ञेय को कौन सा पुरस्कार मिला था? आपको बताना है कितनी नाव में कितनी बार रचना के लिए अज्ञेय को कौन सा पुरस्कार मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1978 ईस्वी में। 1978 ईस्वी में। ठीक है, इन दोनों बातों को आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, अज्ञेय की रचना बावरा अहेरी में अहेरी किसका प्रतीक है? अज्ञेय की जो रचना है बावरा अहेरी, उसमें अहेरी किसका प्रतीक है? सूर्य का, चंद्रमा का, राक्षस का, देवता का? राइट आंसर क्या होगा? सूर्य का। बावरा अहेरी में अहेरी किसका प्रतीक है? तो सूर्य का प्रतीक है। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, किसे प्रयोगवाद तथा नई कविता का शलाका पुरुष कहा जाता है? किस कवि को प्रयोगवाद तथा नई कविता का शलाका पुरुष कहा जाता है? अज्ञेय को कहा जाता है। राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। करेंगे आप लोग। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? अज्ञेय। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, असाध्य वीणा किस प्रकार की कविता है? असाध्य वीणा किस प्रकार की कविता है? असाध्य वीणा जो है एक लंबी कविता है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ेंगे। सांप कविता में सांप किसका प्रतीक है? आगे की कविता है ये सांप। सांप जो है किसका प्रतीक है? ईर्ष्या का। ठीक है ना, ईर्ष्या का प्रतीक है सांप। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, विश्वप्रिया एकायन अज्ञेय के किस काव्य के दो खंड हैं? आपको बताना है विश्वप्रिया और एकायन अज्ञेय के किस काव्य के दो खंड हैं? राइट आंसर होगा इत्यलम के। ठीक है, ये दोनों जो है इत्यलम के दो खंडों का नाम है। अगला प्रश्न है, हिंदी में हाइकू शैली के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? हिंदी में ध्यान रखिएगा, हिंदी में पूछा जा रहा है, हिंदी में हाइकू शैली के जन्मदाता किसे माना जाता है? राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, अज्ञेय को माना जाता है।
अगला प्रश्न देखेंगे, नदी के द्वीप कविता किस संग्रह में संग्रहित है? नदी के द्वीप जो कविता है अज्ञेय की, यह कविता किस संग्रह से लिया गया है या किस संग्रह में संग्रहित है? राइट आंसर होगा हरी घास पर क्षण भर। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, किंतु हम हैं द्वीप, हम धारा नहीं, स्थिर समर्पण है हमारा, हम सदा के द्वीप हैं स्रोत स्विनी के। यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति किस कवि की है? अज्ञेय की है। ठीक है, राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अज्ञेय की कौन सी कविता जापानी लोक कथा पर आधारित है? आपको बताना है अज्ञेय की कौन सी कविता जापानी लोक कथा पर आधारित है? असाध्य बीड़ा। राइट आंसर होगा हमारा असाध्य बीड़ा। असाध्य बीड़ा जो कविता है यह जापानी लोक कथा पर आधारित है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, तब कैसे सीखा डसना, विष कहाँ पाया। ये बहुत अच्छी कविता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, तो इस आपको पता होगा यह किसकी कविता है? अज्ञेय की। राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सी पंक्ति अज्ञेय की नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सी पंक्ति अज्ञेय की नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, भूख से रिरियाती हुई हथेली का नाम गया है। यह पंक्ति जो है धूमिल की है। ठीक है, यह पंक्ति जो है धूमिल की है, आप लोग ध्यान रखेंगे। बाकी तीनों पंक्तियां जो है अज्ञेय की है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, प्रतीक, दीनमान, विशाल भारत पत्र पत्रिकाओं का संपादक कौन है? इन सभी पत्रिका के संपादक कौन हैं? राइट आंसर होगा अज्ञेय हैं। ठीक है, चलिए अब जो हमारे वहाँ पे 52 प्रश्न थे, 54 प्रश्न। ठीक है ना, आशा करती हूँ आप सभी लोगों को प्रश्न जो है अच्छे लगे होंगे और आशा करती हूँ आपका जो है इनमें से इतने जो 54 प्रश्न हैं, 54 प्रश्न में से आपके जो है 45 प्लस ही प्रश्न जो है आपके सही हुए होंगे, और भी ज़्यादा हुए होंगे क्योंकि इतने जो है कठिन प्रश्न नहीं थे इसमें। ठीक है ना, जिन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा उनके सभी सही होंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।